नमस्ते, ओवरव्यू में आपका स्वागत है। तो आज के 3 विषय, गुजरात में फिर सर्जरी क्यों? दूसरा, मोदी ट्रंप की जुगलबंदी में घाटे में देश। और तीसरा, बिहार में ऑल इज नॉट वेल फॉर एनडीए। तो इन तीनों विषयों पे बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आपको एक छोटी रकम हमें हर महीने हमारे अ, सपोर्ट में आपसे हम लेते हैं। और अगर आपको हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना है, तो वन टाइम एक बार एक मुश्त भी आप हमारे आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। चैनल सुचारू रूप से चले, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका आर्थिक सहयोग मिलता रहे। तो सबसे पहली बात कर लें, गुजरात में फिर सर्जरी क्यों? अ, गुजरात में बीजेपी के का जो मंत्रिमंडल है, 17 मंत्री हैं उसमें कुल, 8 कैबिनेट, 9 एमओएस चीफ मिनिस्टर को लेके। चीफ मिनिस्टर पटेल साहब, भूपेंद्र पटेल साहब को छोड़ के बाकी 16 मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया गया। और कल नया मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होगा, नई शपथ ली जाएगी। थोड़ा सोचना पहले तो ये बता दें कि इस सब के पीछे बैकग्राउंड, अ, गुजरात में ये सर्जरी बार-बार करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर रूपाणी जी का आपको याद हो, पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा लेके पूरे मंत्रिमंडल ने नया मंत्रिमंडल आया था भूपेंद्र पटेल का, और वो एक्सपेरिमेंट काफ़ी सफल रहा था बीजेपी। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि वो सर्जरी बहुत सफल रही थी, इसलिए शायद ये फिर से इस्तीफा लिया गया है। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है गुजरात में। उसमें बीजेपी किसी भी तरह की कोताही नहीं चाहती है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर कहीं वो स्लिप हो रही है, देखिए बीजेपी अब एक ऐसे रास्ते पे है कि अगर वो एक बार गिरी, तो बीजेपी के लिए उठना मुश्किल है, वो नीचे ही फिसलती चली आएगी। 2024 में वो शुरुआत हुई। हम सबने देखा कि जब बीजेपी 400 पार का नारा 400 पार का नारा की जगह 240 पे आ गई, और अब जैसा बिल्कुल बार-बार वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है और उसका कोई ठीक जवाब नहीं मिल रहा है। 240 के जो नंबर आए हैं, वो भी बिल्कुल साफ है कि वो नंबर भी अगर ठीक से इलेक्शन होता, निष्पक्ष इलेक्शन होता, पारदर्शिता के साथ इलेक्शन होता, तो 240 नंबर भी बीजेपी की 240 सीटें भी नहीं आती। ये हड़बड़ाहट हमने मैं इसलिए इस बैकग्राउंड को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस हड़बड़ाहट में आपको अगर याद हो, तो बीजेपी के संसदीय दल की बैठक आज तक नहीं हुई है। मोदी जी फटाफट भाग के गए, क्योंकि वो मन में तो जैसे जिसके मन में डाउट रहता है, उसको रहता है कि मालूम नहीं क्या हो जाए। अगर आपको याद हो तो मोदी जी भाग के गए, उन्होंने एनडीए की एक बैठक आहूत कर दी। एनडीए की बैठक में उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को बुलाया, नीतीश कुमार को बुलाया, और उनको करके फटाफट अपने को इलेक्शन को लीडर ऑफ एनडीए डिक्लेयर करा के प्रेसिडेंट हाउस चले गए। और याद मैं फिर दिला दूं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, जल्दी से आके प्रेसिडेंट हाउस से बाहर निकल के प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट, वो एक लेटर उन्होंने जारी किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट हो गया। ये सब हिंदुस्तान में इससे पहले नहीं हुआ था। इज्जत से एक पार्टी जो विधायक, मतलब जो संसदीय दल है, वो अपना नेता चुनता था, प्रेसिडेंट को चिट्ठी आती थी, प्रेसिडेंट बुला के ओथ दिलाता था। लेकिन जल्दी उनको ये हड़बड़ाहट थी, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं पोल ना खुल जाए, कहीं चोरी ना पकड़ी जाए, जो अब स्पष्ट हो रहा है। कुछ और इसी तरह की कुछ बात गुजरात में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि 2024 के 2040 की सीटों के की जो कम आई थी, उसको काफ़ी हद तक उन्होंने नेगेट कर लिया था हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन की जीत से। लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वहाँ पे वोट चोरी हुई, वोट चोरी खुल के हुई। मतलब उसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं था कि वो वोट चोरी नहीं हुई। इसलिए ये स्पष्ट है कि अ, वो डर बीजेपी को सता रहा है। गुजरात उसके लिए बहुत सेंसिटिव है। गुजरात इसलिए सेंसिटिव है कि 2 कारण हैं। गुजरात में ही मोदी जी का इतना लंबा रूल था। गुजरात में भी वो जगह है जहाँ से मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर की छलांग लगाई थी। तो इसलिए गुजरात ही कैन नॉट लूज़। अ, और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए उनको, अगर आपको याद हो, हाल के दिनों में गुजरात पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस है। पहला अगर आपको याद हो, सीआर पाटिल साहब। सीआर पाटिल जिन्होंने एक कांस्टेबल के रूप में अपना अपना नौकरी शुरू की थी। गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पोस्टेड थे, बूटलेगिंग,
मतलब जो शराब का व्यापार धंधा होता है, उसके इल्लीगल व्यापार के चक्कर में जेल गए, नौकरी छूटी। फिर वो बन गए डेवलपर, डेवलपर में फिर जेल गए। कुछ कई 100 करोड़ का ऊपर उनके ऊपर अ, देनदारी थी बैंक की, फिर जेल गए, फिर जेल से निकले। फिर वो चूँकि मानी हुई बात है कि अगर जो आदमी इस तरह की हेरा-फेरी में जा रहा है, तो वो जो करंट नेतृत्व है उसका खास होगा। तो खास तो होना ही था उनको, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिफ़िकेशन उसके पीछे थी। शराब चोरी मतलब शराब की स्मगलिंग, अ, बैंक का पैसा नहीं देना, तो वो खास हो गए बीजेपी नेतृत्व। और खास ही नहीं हो गए, जब वो पहली बार एमपी बने थे, तो उनके ऊपर 100 से ऊपर मुकदमे थे। आज अगर विकिपीडिया खोल लीजिए, 0 मुकदमे हैं। तो झाड़-पोंछ में भी बहुत माहिर। उन सीआर पाटिल जो बहुत ही खास थे, उनको हटाया गया। और सीआर पाटिल के बारे में है कि वो मोदी जी के खास आदमी थे। अब अमित शाह की ज़्यादा चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब अमित शाह को सीआर पाटिल वही कि यूनियन कैबिनेट में भी आ गए, सब कुछ हो गए, पुराने सब केसेस भी खत्म कर दिए गए। तो अमित शाह एक ऐसा आदमी चाहते थे जो उनकी मतलब बिटवीन मोदी एंड उसमें भी एक खींचतान है। तो जगदीश विश्वकर्मा जी को लाया गया। जगदीश विश्वकर्मा जी ओबीसी उससे आते हैं, यंग हैं, बहुत ही यंग हैं। और 1998 में इनका जो बीजेपी से जो रिश्ता बना, वो जो बूथ एक होता है, मतलब एक कंस्टिट्यूंसी में अगर 5 लाख वोटर हैं तो 500 बूथ हैं। वो बूथ इंचार्ज थे, बूथ प्रेसिडेंट इनके यहाँ बुलाया था। वहाँ से जर्नी शुरू हुई 1998 में। फिर अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुए 2012 से, लगातार एमएलए हैं, ओबीसी से आते हैं। और उनको अब सीआर पाटिल को और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। सीआर पाटिल यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। भारत के उनसे वो पद लेके मिनिस्टर ऑफ स्टेट जगदीश विश्वकर्मा जी को वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है। गुजरात की अंदरूनी पॉलिटिक्स भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। अ, आनंदीबेन पटेल और अमित शाह का झगड़ा सबको पता है कैसे है। वो आज तक एक-दूसरे को नहीं फूटी आँख सुहाते हैं, वो झगड़ा है। उन सारे के बीच में जगदीश विश्वकर्मा जी को अध्यक्ष बनाया गया। और उसी समय कुछ इस तरह की बात हो रही थी कि कुछ चेंजेज़ होंगे। अब वो चेंज हो रहा है। फिर से बीजेपी को लग रहा है कि ये जो जो अच्छा, वहाँ केवल मंत्री, हर जगह वही हालत है। मंत्रियों का एंटी इनकम्बेंसी चरम सीमा पे है। तो बीजेपी को लगता है कि वो निकाल बाहर किया जाएगा। जैसे रूपाणी जी थे, रूपाणी जी को बाहर किया गया, पूरी कैबिनेट को बाहर किया गया, नई कैबिनेट आ गई और लोगों को बीजेपी को लगा कि लोग उनकी एंटी इनकम्बेंसी को भुला दी के उनको फिर से जिता दिया। वही दांव फिर खेलना है। मुझे एक ही जगह थोड़ा वो है कि जैसे रूपाणी जी अब तो रहे नहीं, उनके पास बहुत से लोग कह रहे थे, उनके पास बहुत से रहस्य थे, बहुत सी चीज़ें थी। भूपेंद्र पटेल जी के स्वास्थ्य और उनके भविष्य के बारे में थोड़ी मुझे चिंता है। खैर, अब दूसरी बात करते हैं। ये जो मोदी और ट्रम्प जी की एक जुगलबंदी चल रही है ना, इसमें मैं अमेरिका में हूँ। इसमें मुझे जो बार-बार एक ही चीज़ वो है, ठीक है 2 नेता हैं आपस में, वो उनको कुछ बोल रहे हैं, वो उनको कुछ बोल रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं भारत इसमें लूज़र है। एज़ अ कंट्री बहुत सी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। एज़ अ कंट्री पहली बार अमेरिका में आप लोगों से बात करिए, आपके जो भी दोस्त मित्र हैं, भारतीयों के प्रति जो घुसपैठिया हम इंडिया में करते हैं एक वर्ग विशेष के लिए, उस तरह की कोई भावनाएँ अब अमेरिका में भारतीयों के प्रति है। वो भारतीय भक्त भी हो सकते हैं, भक्त भी हो सकते हैं और नॉन भक्त भी हो सकते हैं। लेकिन वो उस तरह की एक मेंटालिटी अब अमेरिकन्स में, क्योंकि आपने घुसपैठिया आप वो बीमारी आपने शुरू की, तो बीमारी सिर्फ वहीं थोड़ी रहेगी। कोविड का जो वैक्सीन था, जो कोविड बीमारी थी, वो शुरू हुई थी चीन से, लेकिन चीन से कम प्रभावित रहा, बाकी लोग ज़्यादा वो हुआ। उसी तरह से जो ये घुसपैठिया और नफ़रत वाला हमने एक खेल शुरू किया है भारत के लोकतंत्र में, वो यहाँ भी पहुँचा है। अब यहाँ पे भी घुसपैठिए की तरह हमें ट्रीट किया जाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कल एक स्टेटमेंट आया। वो ट्रम्प कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहा है जब वो भारत में मोदी जी को उनकी जगह ना दिखाएँ। उनको मालूम नहीं क्या हो रहा है। अब उन्होंने कहा कि मैंने मोदी जी से ऑलरेडी बात कर ली है
और भारत के प्राइम मिनिस्टर हैज़ अग्रीड नॉट टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, ये उन्होंने अनाउंस कर दिया। अच्छा, वो बातचीत नहीं कहते हैं, वो निर्णय को अनाउंस कर देते हैं कि मैंने सीज़ फायर कराया, मैंने दोनों से बात की। उसी तरह से उन्होंने फिर एक बार ये बताया कि उन्होंने बातचीत करके अ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये मान गए हैं कि अब वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। ये ट्रम्प साहब का है। भारत को वहाँ से सस्ता ऑयल मिल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमेरिका को ये था कि वो जो भारत एक अच्छा, भारत ने इसका रिस्पॉन्स क्या दिया? भारत ने इस पे रिस्पॉन्स दिया। मोदी जी की तरफ से तो कोई मतलब चूँ भी नहीं होगा। ये पहले भी देख चुके हैं, फिर से देख रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल मुँह पे उँगली रख के उन्होंने इस पे कुछ भी कहने से वो कर दिया। कुछ लोग इसको कह रहे हैं डिप्लोमेसी है, कुछ लोग कह रहे हैं ये डर है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर कुछ बोल देंगे तो कई नई पोल और खोल देगा ट्रम्प। उसके पास बहुत सी चीज़ें पोल खोल उनके पास काफ़ी कुछ है। वही चीज़ जो भारत में हो रही है, सबके लिए पोल खोल के एक फाइल बना के अगर बीजेपी का नेतृत्व रखा है तो वहाँ पे वो भी रखे हुए हैं। इंडिया का रिस्पॉन्स ये हुआ है, इंडिया ने 2 चीज़ें कही कि भाई इसमें 2 हैं। इंडिया ने कहा है कि वी विल सेफगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन कंज्यूमर। हम जो भी निर्णय लेंगे, इंडियन कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे। तो अभी तक आप रशिया से ले रहे थे, तो उसमें तो आप इंडियन कंज्यूमर की बात ही नहीं कर रहे थे। आप सस्ता तेल लेके आपने बिल्कुल सस्ता तेल नहीं दिया किसी को। आपने एक खास करके 40% का हिस्सा आपने एक अपने उद्योगपति दोस्त को दे दिया। वो सस्ता इम्पोर्ट करके, उसको रिफाइन करके, उसको बेच के उसमें एक मोटा पैसा कमा रहा था। तो वेयर वाज़ दिस सेफगा जो आप ये कह रहे हैं कि यू आर नाउ सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन कंज्यूमर को ध्यान आपने तो इंडियन कंज्यूमर को ₹1 का और यही शिकायत अमेरिका में भी है। अमेरिका में कहना है कि वो जो सस्ता तेल रशिया से आ रहा है, उसका फ़ायदा भारतीय उपभोक्ता को नहीं मिल रहा है, उसका फ़ायदा कंपनियों को मिल रहा है, उस कंपनी में एक 40% तो केवल एक ही प्राइवेट आदमी की कंपनी है। तो वो मुनाफ़ा कंपनी कमा रही है, भारतीय उपभोक्ता को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। दूसरा ये कहा गया है भारत की तरफ से कि हम ये भी इंश्योरिंग स्टेबल एनर्जी प्राइसेज़ एंड सप्लाई, हम अपनी जो प्राइसेज़ हैं एनर्जी की उसको कम रख अगर आप रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीदेंगे तो हाउ यू आर गोइंग टू स्टेबलाइज़ योर एनर्जी प्राइस? आप महँगे पे स्टेबलाइज़ करेंगे। तो ये तो तय है, अगर आप यूएस से ज़्यादा खरीदने लगेंगे तो आपकी एनर्जी प्राइस महँगी होगी। तो इसमें मुझे मुझे लगता है कि ये बिल्कुल साफ-साफ उसके सामने कुछ है। अब तीसरी जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि रशिया ने भी एक वक्तव्य दे दिया है। उसने कहा कि भाई हम 2 पार्टनर हैं, हमारे और भारत के बीच में तेल खरीदा बेचा जा रहा है। भारत की तरफ से अभी तक हम लोगों को कोई इस तरह की का इंडिकेशन या इस तरह का कोई फॉर्मल मैसेज नहीं आया है और इसलिए भारत तेल खरीदता रहेगा। अब ये 3 अमेरिका का एक स्टैंड है, भारत का एक कुछ गोल-मोल सा जवाब है, रशिया का बिल्कुल उससे अलग स्टेटमेंट है। होता क्या है कि जब आप इस तरह की क्लैरिटी नहीं रखते हैं, तो आप जब ज़्यादा सयाने बनते हैं, तो इन द लॉन्ग रन आप अमेरिका के भी बुरे बनेंगे, आप रशिया के भी बुरे बनेंगे। आपको एक अपनी पॉलिसी ठीक रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ मैं फिगर्स दे दूँ, ट्रम्प द वे ही इज़ बिहेविंग देखिए, ये सब किस्सा क्या शुरू हुआ? 2022 में यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ, तब से डिस्काउंट पे रशिया तेल देने लगा, जो भारत खरीदने लगा। जो सितंबर 2025 अभी गुज़रा है, मतलब जो पिछला महीना है, उसमें भी रशिया रिमेन्स टू बी द लार्जेस्ट एनर्जी सप्लायर, मतलब ये तेल का जो हमारे यहाँ कच्चा तेल आ रहा है, उसका सबसे बड़ा सप्लायर रशिया रहा है। 33.3% उसके यहाँ से आया है। उसमें जो हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि भई लॉन्ग भारत से ये कहा गया था कि हम लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। एक ही सोर्स से हम सारा नहीं खरीदना चाहते, हम चाहते हैं कुछ रशिया से आए, कुछ गल्फ से आए, कुछ कहीं और कंट्री से आए। उसका क्या होगा? लेकिन मुख्य बात ये है कि जब आप एक ऐसी जगह फँस गए हैं जहाँ पे आप किसी को जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आप अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप चीन को लाल आँखें दिखाने की बात कही तो आप चीन के सामने भी दुबके हुए हैं। आप रशिया से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, एक अजीब-सी आपने अपनी विदेश नीति बना ली है। ऐसे समय में ये क्लैरिटी अगर नहीं रहेगी, तो आपकी जो स्थितिगत हुई है कि कोई आपका मित्र नहीं रह जाएगा। आप रशिया से तेल खरीद के भी रशिया आपका मित्र नहीं बन पा रहा है। आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे तो कोई अमेरिका नहीं मित्र होगा। अमेरिका रोज़ पाकिस्तान की पीठ पे हाथ रख के उसको शाबाशी दे रहा है।
तो अजीब सी स्थिति है। मुझे लगता है कि ये जो जुगलबंदी हो रही है ट्रंप और मोदी जी के बीच में, इसमें क्लियर स्टैंड ना लेने की वजह से कहीं न कहीं भारत के पक्ष की दृष्टि से कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब आखिरी बात कर लें, बिहार में ऑल इज़ नॉट वेल फॉर एनडीए। अ, इसकी शुरुआत ये कर लें कि प्रशांत किशोर जी आए थे, बहुत फैन उसके साथ लगा था कि प्रशांत किशोर आ गए हैं, वो मालूम नहीं क्या-क्या कर देंगे। अब प्रशांत किशोर जी अजीब सा एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, या तो मेरी 10 से कम सीट आएँगी या 150 से ज़्यादा सीट आएँगी। मतलब ये तो सारी दुनिया को बताते थे कि किसकी कितनी सीटें आएँगी, लिख के रख लो, अम, वो स्टैम्प पेपर पे दे रहा हूँ, फलाना चैलेंज ये करते थे। ये तो सीट के नंबर्स तक बोलते थे। अब इनके यहाँ वेरिएशन है 10 या 150 के ऊपर, ये कौन-सा वेरिएशन है? ये बिल्कुल साफ है कि वो जिस जिस काम के लिए उनको भेजा गया था, वो काम वो ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। वो कहीं न कहीं बीजेपी को जो फ़ायदा दिलाने की ज़रूरत थी, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो एनडीए का नुकसान भी कर रहे हैं। वो ये भी स्टेटमेंट दिए कि मैं 120 से 130 सीट आई तो मैं इसको पर्सनल डिफीट मानूँगा। मतलब सरकार बनाने की स्थिति की 122 में सरकार बनेगी, 243 के उसमें, उसको पर्सनल डिफीट मानेंगे। खुद इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं। एक और प्रेडिक्शन उनका, उनके अभी भी दुश्मन नंबर 1 नीतीश कुमार है, क्योंकि वो स्पेस को भरना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार का तो जेडीयू का लेस देन 25 आएगा। खुद लड़ेंगे नहीं इलेक्शन। इधर क्या हुआ है कि 2 चीज़ें हुई हैं। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी 101 सीट लड़ रही है। तो बीजेपी अब अपने आप तो 122 सीट नहीं, 101 में 122 सीट तो जीत नहीं सकती है। 101 में 101 भी जीत गई तो 101 ही रहेगा, 122 के फिगर पहुंचेगा नहीं। उसका रास्ता बहुत होशियारी से इन्होंने क्या किया है, लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान है, उसको 29 सीट दिलवा दी। अब जब उसको 29 सीट मिली हैं, तो जैसा कहा जा रहा है कि उस 29 सीट पे ज्यादातर उम्मीदवार बीजेपी के हैं। चिराग पासवान नहीं डिसाइड कर रहे हैं, बीजेपी डिसाइड कर रही है, बीजेपी पैसा दे रही है, चुनाव चिन्ह चिराग पासवान का है। तो वो अपने को टेक्निकली 130 सीट पे लड़ता हुआ देख रही है और जेडीयू को उसने 101 कर दिया है। उधर आरएलएफ और हम जो पार्टी है 6-6 सीट पे है। हल्ला-गुल्ला तो बहुत मचा थी जीतन राम मांझी, लेकिन ऐसा लगता है कि सत्ता का जो सुख होता है और जो पैसे की खनक होती है, उसके सामने सारी चीज़ें गौण हैं। तो वो तो पहले कहते हैं मैं ये नहीं लड़ूँगा, मैं वो नहीं लड़ूँगा, लड़का नहीं लड़ेगा। लेकिन चीज़ें फॉल इन प्लेस हो रही है। इस झगड़े का कितना वोट पे असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। अब इसके सामने कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन भी है। इंडिया गठबंधन में क्या है कि कांग्रेस को 52 सीट, 243 सीटों में पिछली बार कांग्रेस 70 सीट पे लड़ी थी, 19 जीती थी। तो सबका ये था कि भाई इतनी ज़्यादा सीटें ले लेते हैं, आप आपका वो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। लेकिन कांग्रेस एज़ अ पार्टी, राहुल गांधी ने वहाँ बहुत मेहनत भी की है। कांग्रेस और जो लालू जी की पार्टी है, आरजेडी, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो जैसा कहा जा रहा है कि 52 सीट पहले राउंड में दी गई थी, लेकिन अब फाइनली राहुल गांधी ने लालू जी से बात करके शायद 61 सीट तय हो रही है। अब वो 1-2 हरदम ये रहेगा कि ये वाली सीट अच्छी थी, ये वाली खराब थी, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन 9 सीट कम किया है। 144 सीट पिछली बार आरजेडी लड़ी थी, वो 144 से कम पे तो लड़ेगी नहीं। उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। सीपीआई सीपीएमएल को जितनी सीटें मिली थी, उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा था। मेरे हिसाब से 2-4 सीटें अगर बढ़ जाती हैं तो उसमें वो इंडिया गठबंधन के लिए ठीक रहेगा और मुकेश साहनी को भी एडजस्ट करना है। मोटे तौर पे इंडिया गठबंधन में कोई मेजर झगड़ा नजर नहीं आ रहा है, जबकि एनडीए में मेजर झगड़ा है। प्रशांत किशोर का जो इन लोगों ने सोचा था कि वो चिराग पासवान का काम कर देंगे, वो नहीं हो पा रहा है। प्रशांत किशोर जो इंडिया गठब जिनका जिनको काम ये था कि इंडिया गठबंधन का नुकसान करो, वो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन से ज़्यादा एनडीए का नुकसान करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में मेरे हिसाब से एडवांटेज तो इंडिया गठबंधन है ही। मेरे साथ के बहुत से लोग कह रहे हैं, नहीं, वो जीतेगी नहीं, वो गलत है। मेरे हिसाब से वो है। मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बिहार में एनडीए कितना डिसाइसिवली हारता है, कितनी सीट पे हारता है, वो शायद वो केवल बिहार का भविष्य नहीं,
वो इस देश की राजनीति का भविष्य भी तय करेंगे, इस देश के लोकतंत्र का भविष्य भी तय करेंगे कि बिहार में एनडीए कितनी कम सीट पे सिमट जाता है। वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, जिसका हम सबको 14 नवंबर का इंतज़ार रहेगा, जिस दिन रिज़ल्ट आएँगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।